नमस्कार साथियों। सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसके दूसरे खंड में जो टॉपिक है टीकाकरण और सामान्य बीमारियों की जानकारी, इन दोनों का जो टेस्ट आयोजित किया गया है 9वां टेस्ट, इसमें मुख्य रूप से टिटनेस को फोकस किया गया है। टीकों और बीमारियों से संबंधित भी कुछ सवाल रहे हैं। आप सभी इस वीडियो में जो पेपर का टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले वीडियो को पॉज करके नोटबुक और पेन लेकर बैठें। जो भी आपको पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे, जो तथ्य आपको नए लगे, उनको अपनी नोटबुक में आवश्यक रूप से लिखें। चलो देखते हैं। पहला सवाल है, पीसीवी टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका आंसर है निमोनिया। और जो पीसीवी है इसका पूरा नाम है न्यूमोकोकल वैक्सीन। जो न्यूमो शब्द है, न्यूमोकोकल, जो न्यूमोकोकल है, इसमें जो न्यूमो है ये तो निमोनिया से रिलेटेड हो गया, और कोकल का मतलब है कि जो निमोनिया कॉर्निबैक्टीरियम जिस जीवाणु से होता है उसका जीवाणु गोल रहता है, इसलिए कोकस शब्द इसके लिए साइंस में काम में लिया जाता है, बायोलॉजी में। और जो निमो शब्द है उसके लिए पी क्यों आया? क्योंकि जो निमोनिया की स्पेलिंग है उसमें पी साइलेंट रहता है और निमो की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। जबकि जब उच्चारण करते हैं तो इस पी का उच्चारण नहीं करके सीधा एन से ही उच्चारण करते हैं। निमो पी साइलेंट रहता है। निमोनिया के स्पेलिंग में भी पी ही आता है, इसलिए ये जो वैक्सीन है पीसीवी, निमोनिया के लिए जो वैक्सीन है उसका नाम पीसीवी वैक्सीन रखा गया है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी में जो बी है इसका अर्थ होता है बेसिलस कॉलमुट गुरीन। ये वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने टीके खोजे हैं। और जो बीसीजी का टीका टीबी रोगाणु के लिए, टीबी रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। टीबी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु। जीवाणु कहते हैं। तो बीसीजी का टीका है वो टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। बेसिलस कॉलमुट गुरीन इनके जो खोजकर्ता टीके के हैं उनके नाम पर, उनके सम्मान में टीके का नाम रखा गया है। और ये जीवाणु से अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तीसरा सवाल है, पोलियो रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो पोलियो वायरस से होने वाला रोग है। इसके लिए जो इंजेक्शन के रूप में टीका लगाया जाता है उसको कहते हैं आईपीवी। जो मौखिक 2 बूंद जिंदगी की जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मुख से दिया जाने वाला वैक्सीन। तो इस प्रश्न में पोलियो रोग से बचाव के लिए दोनों ही टीके लगाए जाते हैं, आईपीवी और ओपीवी, दोनों रूप में पोलियो का जो वैक्सीन है वो लगता है। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा उक्त दोनों। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें एक से अधिक सही होने की संभावना हो, इसलिए जो भी प्रश्न हो उसके सारे विकल्प पढ़ें, उसके बाद ही उसका आंसर करें ताकि सवाल गलत नहीं हो। पेंटा टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो पेंटा का मतलब होता है 5। तो ये टीका 5 रोगों से बचाएगा। पहला होगा हेपेटाइटिस बी, सही है। दूसरा हो गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये भी सही है।
तीसरा हो गया ये 3 रोगों का समूह, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, जिसके लिए 3 रोगों का एक अलग से भी टीका लगता है, DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। इन सभी 5 रोगों से बचाव के लिए पेंटा टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा उक्त सभी 5 रोगों से बचाव करता है पेंटा टीका। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो हेपेटाइटिस बी है, ये हेपेटाइटिस बी यकृत से संबंधित है। यकृत या शरीर में जो लीवर होता है उससे संबंधित रोग है। इसमें यकृत में सूजन आ जाती है, यकृत का संक्रमण होता है इसमें। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। बी टाइप का है इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके कारण होता है। इसमें भी शरीर के सामान्यतः जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस है वो हमारे गले में, हमारे नाक में सामान्य रूप से रहता है, लेकिन जब इसका आक्रमण हमारे शरीर के दूसरे अंगों पर होता है तब ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और ये दिमाग की झिल्लियों पर आक्रमण कर सकता है, शरीर के अन्य अंगों पर भी आक्रमण कर सकता है। इसकी वजह से बुखार आता है, दिमागी टाइप का भी बुखार हो सकता है इसकी वजह से। नेक्स्ट है, किसी वायरस के संक्रमण से बच्चे को डायरिया या दस्त हुआ है तो संभावित वायरस कौन सा है? जो दस्त का वायरस है वो है रोटा वायरस। सामान्यतः जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु का कारण डायरिया या फिर निमोनिया, ये 2 रोग मुख्य रोग है जिनकी वजह से शिशुओं की मृत्यु होती है, ज़्यादातर मामलों में देखने को मिलती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। दिमागी बुखार के संबंध में क्या सही है? नाम से ही पता चल रहा है दिमागी बुखार है, और इसको जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। दिमागी बुखार जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, इस बिल्कुल सही बात है। इसके संबंध में ये बात सही है, JE टीका लगाकर इस रोग से बचा जा सकता है। तो जो एनसेफेलाइटिस शब्द इसकी स्पेलिंग है ई से शुरू होती है एनसेफेलाइटिस की, इसलिए ये हो गया JE का मतलब हो गया जापानी इंसेफेलाइटिस, टीका लगाकर इस रोग से बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। ये मस्तिष्क ज्वर है, बिल्कुल दिमागी बुखार है तो मस्तिष्क बुखार है, एक ही बात है। मस्तिष्क की 3 झिल्लियों में सूजन हो जाती है, ये भी सही बात है। इसे मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। मस्तिष्क की झिल्लियां हैं उनमें सूजन होने के कारण इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। होता क्या है, दिमागी बुखार में व्यक्ति बहकी बहकी बातें करने लग जाता है और उसको मति भ्रम होने लगता है, अचानक से तेज बुखार आता है। इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं दिमागी बुखार में। और दिमागी बुखार से संबंधित ये सारी चीज़ें सही है। ये जो दिमागी बुखार है इसके लिए भी मच्छर जिम्मेदार है, और मच्छरों में भी देखें तो क्यूलेक्स मच्छर इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, जो सामान्यतः ज़्यादा देखने को मिलने वाला मच्छर है, सामान्यतः पाया जाता है। इसको जापानी बुखार भी कहते हैं, दिमागी बुखार भी कहते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं। आइटिस शब्द कहीं भी पीछे आता है, आइटिस शब्द कहीं भी पीछे देखने को मिलता है, उसका मतलब होता है सूजन। जैसे इससे पहले अपन ने देखा था हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का अर्थ था कि हिपेट में सूजन अर्थात यकृत में सूजन, ये हिपेटाइटिस, हिपेट में सूजन अर्थात यकृत में सूजन। तो आइटिस शब्द कहीं भी लगता है उसका मतलब है कि उसमें सूजन। इन सेफेलो का मतलब है, सिफेलो का मतलब होता है दिमाग, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें सूजन हो रही है। और इस हमारे जो दिमाग है, बाहर जो सिर होता है, सिर के नीचे हमारे जो सिर में जो बाहर की तरफ हड्डियां होती है, उन हड्डियों के नीचे दिमाग रहता है, और दिमाग के बाहर और हड्डियों के नीचे 3 झिल्लियां पाई जाती है जिनको मस्तिष्क झिल्लियां कहते हैं। इन मस्तिष्क झिल्लियों में सूजन आती है, इसलिए इस दिमागी बुखार में आइटिस शब्द लगा, इंसेफेलाइटिस।
नेक्स्ट ये हो गया। हाँ देखो, अभी शीतलाष्टमी आज है, तो शीतलाष्टमी को ऐसा माना जाता था पहले के समय में जब जानकारी कम थी कि जो ये शरीर पर इस तरह के रोग, इस तरह के दाने उभरते हैं और बुखार आता है, ये माता रानी के प्रकोप का कारण है। माता रानी रुष्ट हो जाती है, इसलिए इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। इस वजह से, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कार काफ़ी बाद में हुए और अब हमें जानकारी है कि ये जो इस तरह के लाल दाने शरीर में बड़े बड़े लाल दाने होते हैं, वो मीजल्स रोग के कारण होते हैं। और जो कम गहरे, कम मोटे दाने होते हैं, वो होता है जर्मन खसरा। इसको सामान्यतः रूबेला भी कहते हैं। जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है और मिजल्स को खसरा भी कहते हैं। दोनों में ही शरीर पर दाने होते हैं। किसी भी देवी के रुष्ट होने से इस तरह के रोग नहीं होते हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो रोग हुआ है, या ये जो रोग होता है, खसरा रोग है, वो रूबियोला वायरस के संक्रमण से होता है, और जो जर्मन खसरा है वो रूबेला वायरस के संक्रमण से होता है। तो जो आप उचित समझे। अगला सवाल यही है, इसी से रिलेटेड सवाल है, जर्मन मिजल्स रोग के बारे में क्या गलत है। अब देखो, सवाल में आपको इस चीज पर फोकस करना है कि इन्होंने सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। तो इस रोग का अन्य नाम रूबेला है। इस रोग से बचाव हेतु MR वैक्सीन लगाया जाता है। उक्त दोनों सही है। सामान्यतः इसे मिजल्स भी कहते हैं। तो सामान्यतः इसे मिजल्स नहीं कहते, ये तो है गलत। बाकी इस रोग का अन्य नाम रूबेला है, बिल्कुल सही है। इस रोग से बचाव के लिए MR वैक्सीन लगाया जाता है, ये भी सही है। क्योंकि जो MR वैक्सीन है, इस MR में जो M है, ये तो मिजल्स के लिए लगाया जाता है, और जो R है वो रूबेला के लिए लगाया जाता है। रूबेला को ही जर्मन मिजल्स कहते हैं। तो जर्मन मिजल्स के लिए तीनों बातें सही है, ये गलत हो गया। हो जाते हैं कुछ RPC में भी आंसर की में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा ध्यान रखें। DPT का टीका कितने रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो DPT, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। डिप्थीरिया का मतलब होता है गल घोंटू। पर्टुसिस का मतलब है काली खांसी, कुकर खांसी, 100 दिन की खांसी। टिटनेस का मतलब है जिसमें मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, वो है टिटनेस रोग। इन तीनों रोगों से बचाव के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, गलघोंटू का टीका कौन सा है। तो फिर यही आंसर हो गया कि भाई गलघोंटू का जो टीका है वो हो गया DPT। और अब साथ साथ में जब इतनी तैयारी हो गई है तो आप देखते जाएं, जो BCG का टीका है वो TB के लिए लगाया जाता है। TD और TT ये ध्यान रखें, TD जो है टिटनेस और डिप्थीरिया दोनों के लिए लगाया जाता है। जो ये DP और T है, इसमें से P को हटा दो, कुकर खांसी का टीका मत लगाओ, सिर्फ टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका लगा दो, उसी को TD कहेंगे। इसमें T पहले लिख दिया, D बाद में लिख दिया। और TT का मतलब होता है टिटनेस टॉक्सोइड, ये भी टिटनेस के लगने वाला टीका है। काली खांसी के बारे में गलत क्या है। अब देखो, फिर ये ध्यान रखना है गलत शब्द पे, ये गलत शब्द पे ध्यान रखना है, वहाँ पे भी आप ध्यान से पढ़ें प्रश्नों को। तो गलत क्या है, काली खांसी का अन्य नाम है पर्टुसिस, बिल्कुल सही है। बचाव का टीका है DPT, बिल्कुल जानते हैं। जो DPT में जो बीच वाला P है उसका मतलब ही होता है पर्टुसिस। प्रभावित अंग फेफड़े हैं। खांसी में पूरा ही जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है, नाक से लगाकर लंग्स तक, फेफड़ों तक, इसलिए प्रभावित अंग फेफड़े हैं, ये भी सही है। लेकिन ये वायरस जनित रोग नहीं है, बैक्टीरिया जनित है, इसलिए ये गलत हो गया।
और यहाँ पर जो गलत है उसी को पूछा है, इसलिए ये हो गया सही आंसर। नेक्स्ट, टिटनेस रोग के बारे में क्या सही है? टिटनेस रोग के बारे में बचाव हेतु पहले टीटी का टीका लगाया जाता था, बिल्कुल सही है। बचाव हेतु अब टीडी का टीका लगाया जाता है, बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है हमने। टिटनेस और डिप्थीरिया का साथ में लगाया जाता है। अन्य नाम इसका धनुस्तंभ रोग है, ये भी सही है। टिटनेस में जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का आकार धनुषाकार हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, आगे की तरफ मुड़ जाता है व्यक्ति, इसलिए इसको कहते हैं धनुस्तंभ रोग या धनुष्टंकार रोग। धनुष में जो धनुष होता है, उस धनुष में ये जो डोरी होती है, मुड़ी होती है ऐसे, तो इसलिए इसको धनुस्तंभ रोग भी कहते हैं टिटनेस में, क्योंकि इसमें मांसपेशियां प्रभावित होती है, मांसपेशियों में संकुचन होता है, इसलिए इसका नाम धनुस्तंभ रोग भी है। नेक्स्ट है, बच्चे के जन्म पर कौन से टीके लगाए जाने चाहिए? बच्चे के जन्म पर BCG टीबी का टीका है, लगाना चाहिए। ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी लगाना चाहिए, मुख से पोलियो की दवा दी जाती है। हेपेटाइटिस बी, जन्म से 24 घंटे के भीतर भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना चाहिए, और इसमें सभी सही है, तीनों ही टीके बच्चे के जन्म पर लगते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे को MR का पहला टीका किस उम्र में लगाया जाता है? MR, M का मतलब हो गया मीजल्स, R का मतलब हो गया रूबेला। इसी रूबेला को हमने कहा था जर्मन रूबेला, जर्मन खसरा। तो MR का जो पहला टीका है वो 9 माह की उम्र पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है 9 माह का होने पर? क्योंकि 9 महीने तक बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बच्चे को माँ से मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि 9 महीने के बाद बच्चे की जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी का मतलब होता है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि प्रत्येक शरीर का अपना एक आर्मी सिस्टम है। जैसे एक देश की फौज होती है, आर्मी होती है, वो बाहर से जितने भी आक्रमणकारी आते हैं तो उन आक्रमणकारियों से हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है फौज। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी हमारी आर्मी खड़ी रहती है, आर्मी के रूप में WBC, एंटीबॉडीज़। तो ये सारे हमारे शरीर की प्रतिरक्षा का काम करते हैं, और बाहर से जो रोगाणु आते हैं उन रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये सुरक्षा 9 महीने तक तो माँ से जो एंटीबॉडीज आती है वो करती है। जब एंटीबॉडीज कमज़ोर होने लगे तो टीका लगा दो। बच्चे के लिए खतरे का निशान कौन सा नहीं है? यहाँ पे फिर नई शब्द पे फोकस करना है, खतरे का निशान नहीं है। अगर बच्चे की छाती धंस गई है, सीधा सा अर्थ है कि बच्चा कुपोषित होता जा रहा है और बीमार पड़ने वाला है, बीमार है। शरीर का नीला या पीला पड़ना, ये भी बहुत गंभीर खतरे का निशान है, ये भी गंभीर खतरे का निशान, ये भी गंभीर खतरे का निशान। शरीर का अधिक गर्म या ठंडा होना, ये भी बुखार है या शरीर एकदम ठंडा हो गया है, तो ये तीनों खतरे के निशान है, बच्चे को ऐसा होता है। लेकिन बच्चा अगर दिन में 8 बार मूत्र उत्सर्जन करता है तो इस स्वस्थ बच्चे की निशानी है। जो बच्चा जितना ज़्यादा दूध पिएगा वो उतना ज़्यादा मूत्र उत्सर्जन करेगा, तो ये कोई खतरे का निशान नहीं है। पेट में कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल है, और ये टैबलेट प्रति वर्ष में कितनी बार लेनी चाहिए? पेट में जो कीड़े होते हैं ना, वैसे ऐसे होते हैं लंबे लंबे, और इसलिए इन कीड़ों को कहा जाता है कृमि। और इन कृमियों को नष्ट करने के लिए जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलानी चाहिए, और ये खिलानी चाहिए साल में 2 बार। दोनों टैबलेट के बीच में 6 माह का अंतराल होना चाहिए। बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये टैबलेट निःशुल्क रूप से उपलब्ध है।
हालांकि ये प्रत्येक व्यक्ति को खानी चाहिए ताकि पेट में जो कृमि बढ़ जाते हैं, कीड़े बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या को वापस संतुलित किया जा सके। संतुलित मात्रा में ये कृमि या कीड़े हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो फिर हमारा खाना तो सारा कीड़े खा जाते हैं। पेट में जो कीड़े मारने की दवा एल्बेंडाजोल कौन सी श्रेणी की है? तो अभी बताया था कि लंबे लंबे कृमि होते हैं, इसलिए ये कृमियों को नष्ट करने वाली दवा है, इसलिए कृमिनाशक हो गई, एल्बेंडाजोल हो गई कृमिनाशक। नेक्स्ट है, बच्चे के पेट में कीड़े नहीं पड़े, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? कीड़े नहीं पड़े, इसका उपाय यही है कि स्वच्छता रखें। हम हमारे खाने के साथ किसी प्रकार के रोगाणु अंदर नहीं जाएं, इसलिए नियमित रूप से जो नाखून हैं वो काटें। फल और सब्जियों को साफ पानी से धोएं। खाना खाने से पहले शौच के बाद हाथ अच्छे से धोएं। बिल्कुल उक्त सभी उपाय करने चाहिए। तो स्वच्छता रखनी है ताकि कीड़े हमारे पेट तक पहुँचे ही नहीं। तो सभी उपाय सही है, पेट में कीड़े नहीं पहुँचे इसके लिए हमें करना चाहिए। बच्चे को टीका लगाने के बाद दिखाई देने वाला कौन सा प्रभाव खतरे का संकेत है? जब टीके लगाते हैं तो टीके लगाने का मतलब क्या, टीकों में क्या होता है? जैसे ये शरीर है, ये पूरा मान लेते हैं ये शरीर है, ठीक है। अब शरीर में जब टीका लगाया जाता है तो क्या किया जाता है कि एक मरे हुए रोगाणु को, जैसे कोरोना देखा होगा आपने, ऐसा 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 होता है वायरस, तो ऐसे मरे हुए रोगाणु कोरोना वायरस को या निष्क्रिय कोरोना वायरस को शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं। जैसे ये शरीर में जाता है तो हमारे जो शरीर का जो आर्मी सिस्टम है, फौजी सिस्टम है, वो देखता है कि नया आदमी कौन आया है, ये पराया है, बाहर से कौन आया है, इसको मारो, ये किससे मर सकता है। तो तो हमारा शरीर जिन जिन हथियारों का इस्तेमाल करता है, जो भी बंदूकें, तोपें, राइफलें चलाता है, उससे शरीर ये सीखता है कि ये रोगाणु किससे मरता है। अगली बार जब भी हकीकत वाला रोगाणु आएगा, हकीकत वाला कोरोना वायरस आएगा, तो हमारे शरीर के पास पहले से ही तैयारी होगी कि इस रोगाणु को, ऐसे प्रकार का रोगाणु आता है तो उसको कैसे मारना है। और इस प्रक्रिया में हमारा शरीर कुछ लड़ाई भी करता है। तो जब टीके लगाए जाते हैं तो टीकों में जो मर्त रोगाणु शरीर में डाला गया, तो इसके लिए पूरे शरीर की आर्मी ने तैयारी की थी, तो इसलिए शरीर थोड़ा हल्का सा गर्म होता है। शरीर का पूरा ध्यान रोगाणु से लड़ने में है तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, क्योंकि ध्यान पूरा एकाग्र नहीं हो पाता है। टीके की जगह पर अकड़न व दर्द हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर WBC इकट्ठी होती है, ज़्यादा मात्रा में WBC अर्थात शरीर की फौज इकट्ठी होती है, तो वहाँ पर दर्द और अकड़न हो सकती है। तो ये खतरे के संकेत नहीं है। ये अगर ये चीज़ें हो रही है, इसका अर्थ है कि टीका सही काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टीका लगाने के बाद दिखाई देने वाला कौन सा प्रभाव खतरे का संकेत है? तो ये तीनों तो खतरे के संकेत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब बाहर से टीका लगाया जाता है तो शरीर इस प्रकार से रिएक्शन दिखाएगा। 5 साल के बच्चों को कितनी बार टीके लगाए जाते हैं? 5 साल के बच्चों को 7 बार टीके लगाए जाते हैं। 7 बार टीके लगाए जाते हैं। देखो ये देखो, राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका, 5 साल 7 बार, छूटे न टीका एक भी बार, एक नारा है नेशनल जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए। 20वां सवाल है, बच्चे को पोलियो की न्यूनतम कितनी खुराक पिलानी आवश्यक है? 5 खुराक पिलानी आवश्यक है, ये याद रखना है बस। 21वां है, संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो वर्तमान में लागू है कब से लागू हुआ? तो वर्तमान में जो टीकाकरण कार्यक्रम लागू है उसको संशोधित करके 1 जनवरी 2023 से लगा है, ये भी याद रखना है। विटामिन ए के बारे में क्या सही है? तो विटामिन ए की जो पहली खुराक है वो 9 माह का बच्चा होने पर दी जाती है, तो ये पहला गलत हो गया, ये तो सही नहीं है। रतौंधी से विटामिन ए सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है, आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है। पोलियो के साथ खुराक दी जाती है, विटामिन ए की खुराक पोलियो के साथ नहीं दी जाती है, ये भी गलत हो गया।
ये विटामिन ए की खुराक दी जाती है मीजल्स और रूबेला के साथ, क्योंकि ये भी 9 महीने पे लगते हैं, ये भी 9 महीने पे लगता है, तो दोनों के लिए एक ही बार बुला देते हैं बच्चों को। प्रत्येक 2 खुराक के बीच 1 साल का अंतर रखा जाता है, ये भी गलत है। 1 साल का अंतर नहीं रखा जाता है, 6 माह का अंतर रखा जाता है। 2 बार अगर विटामिन ए पिला रहे हो तो उनके बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो इसमें पूछा है कि भाई कौन सा विटामिन ए के बारे में सही है, तो यही सही हो गया। रोगग्रस्त शिशु का लक्षण है सामान्य से अधिक रोना, भूख कम लगना, सही बात है। रोगग्रस्त है, ज़्यादा रो रहा है या भूख ही नहीं लग रही है तो। कब्ज या दस्त हो गई तो भी रोगी शिशु का उदाहरण है। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो गया है तो भी रोग का ही लक्षण है, बुखार आ गया है, सब सही है, रोगग्रस्त शिशु का लक्षण सब है। नेक्स्ट है टिटनेस या धनुष्टंकार रोग का रोगजनक है। जो टिटनेस रोग है, अभी बताया था कि आदमी की जो मांसपेशियां हैं वो संकुचित होती है, और संकुचित होती है तो आदमी धनुष के आकार का हो जाता है, क्योंकि जो पीठ की मांसपेशियां हैं, जो शरीर के सारे अंगों की मांसपेशियां हैं, वो सभी मांसपेशियां संकुचित होती है। तो इस रोग का रोगजनक कौन है, रोग किससे पैदा होता है? तो पहले तो ये याद रखना है टिटनेस का जो रोगाणु है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। टिटेनी से तो याद रह जाएगा टिटनेस, लेकिन कभी कभी एग्जाम में टिटेनी शब्द भी नहीं दिया जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया दिया जाएगा, तो भी आपको टिटनेस का याद रखना है। अब सवाल ये है कि टिटनेस का रोगाणु काम कैसे करता है। जब टिटनेस का रोगाणु शरीर में एंट्री करता है तो ये रोगाणु सीधा हमारे दिमाग में 3 तरह के तार होते हैं। एक तो दिमाग में कोई भी मैसेज ले जाने वाले तार, एक उस मैसेज को वापस लाने वाले तार, एक इन दोनों तारों के बीच में काम करने वाले तार। इन तारों को, दिमाग के तारों को ये मान लेते हैं ब्रेन है, बी फॉर ब्रेन, दिमाग। इस दिमाग में जो मैसेज लेके जाता है, संवेदनाएं लेके जाता है, उनको कहते हैं संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। और जो मैसेज लेके आता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर की तरह मैसेज लेके आ गया है, चलो एक सेकंड रुको, ये ऐसे ये जो मैसेज लेके आने वाला है, ये तो मैसेज लेके गया है संवेदी, और जो मोटर होगा वो मैसेज लेके आएगा वापस और बताएगा शरीर को कि क्या करना है, दिमाग ने क्या कहा। तो इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं या चालक न्यूरॉन कहते हैं। तो जो ये टिटनेस का रोगाणु है वो इस न्यूरॉन पर अटैक करता है, तो मैसेज ही नहीं आएगा वापस। अटैक भी नहीं करता ये यहाँ पर एक केमिकल छोड़ता है, और उस केमिकल की वजह से मोटर न्यूरॉन पर केमिकल छोड़ता है टिटनेस टॉक्सोइड, टिटनेस टॉक्सोइड नहीं, टिटनेस टॉक्सोइड तो टिटेनोस्पाज्मिन। तो उस जहर से, उस विष से, विषैले पदार्थ से इस न्यूरॉन में बार बार मैसेज जाता रहता है। दिमाग मैसेज नहीं भेजता है, फिर भी ये मैसेज भेजता रहता है। मैसेज ऐसा होता है कि मांसपेशियां संकुचित हो जाती है, अर्थात खिंचने लगती है, ऐंठन होने लगती है मांसपेशियों में, और मांसपेशियां लगातार खींचते रहने से शरीर धनुष के आकार का हो जाता है। और अंतिम स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि गले की मांसपेशियां खिंच जाती है। इसको लॉक जॉ भी कहते हैं, लॉक जॉ, अर्थात जबड़ा लॉक हो गया, क्योंकि मांसपेशियां खींचने से जबड़ा भी लॉक हो जाता है। एक तरह से दम घुटता है व्यक्ति का और दर्दनाक मृत्यु होती है दम घुटने से। किस रोग में रोगी की पीठ, जबड़े, गर्दन की मांसपेशियों में संकुचन, ऐंठन होती है और शरीर धनुष के आकार का हो जाता है? तो फिर टिटनेस सही है इसका आंसर, पहले हम देख चुके हैं। किस रोग को, ये वापस आ गए, लॉक जो, जबड़े का बंद होना रोग भी कहते हैं, क्योंकि जबड़ा मांसपेशियों से ही खुलता है और मांसपेशियों में लगातार संकुचन हुआ है। और संकुचन क्यों हुआ है? क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं जो मांसपेशियों के पास में दिमाग से लेकर मैसेज लेके आ रही थी दिमाग से, उन पर इसका जो जहरीला पदार्थ था टिटनेस
रोग का, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का जो जहरीला पदार्थ टिटेनोस्पाज्मिन, उसके कारण मांसपेशियों को बार बार सिग्नल मिले तो मांसपेशियां संकुचित होती रही और जबड़ा हो गया बंद। क्योंकि इस रोग के कारण जबड़े और गर्दन की मांसपेशियां संकुचित हो जाना, इस रोगी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग, संकुचित हो जाती है, ये रोगी श्वास नहीं ले पाता है और श्वास रुक जाती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये टिटनेस का लक्षण है। नेक्स्ट है, किस रोग के रोगाणु धूल, गोबर, लोहे के जंग में वर्षों तक जीवित रहते हैं, जिसके कारण लोहे से चोट लगते ही संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। देखो अक्सर क्या होता है कि जो जंग है, लोहा होता है, उस लोहे में इसके बैक्टीरिया और बीजाणु जो है, रोगाणु पड़े रहते हैं टिटनेस के, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के। अक्सर ये जब रोगाणु है हमारे शरीर में बाहर से एंट्री करता है, वो शरीर में जो त्वचा है, त्वचा में जो दरार होगी, कट फट जाएगी, वहाँ से एंट्री करेगा। अर्थात अगर टिटनेस का रोगाणु हमारे शरीर में आएगा तो नाक या मुंह से नहीं आएगा, वो आएगा स्किन कहाँ से कटी फटी है वहीं से एंट्री करेगा। त्वचा जहाँ से कटी फटी होगी वहाँ से एंट्री करेगा। अब वो त्वचा लोहे के लगने से फटी हो या किसी और के लगने से फटी हो, कट जाए फट जाए, वो रोगाणु टिटनेस के संपर्क में आते ही वहाँ से टिटनेस का रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये संभावना देखी जाती है कि लोहे से लगने पर टिटनेस का संक्रमण आसानी से होता है, क्योंकि टिटनेस के बीजाणु अर्थात टिटनेस के रोगाणु लोहे से चिपके रहते हैं जंग के साथ। इसलिए अक्सर लोहे से चोट लगने पर हम टिटनेस का वैक्सीन लगवा लेते हैं, लेकिन किसी अन्य से चोट लगने पर नहीं लगवाते हैं। जबकि अगर हमने पिछले काफ़ी समय से टिटनेस का वैक्सीन नहीं लगवाया है तो किसी भी कारण से चोट लगने पर हमें दूषित पदार्थों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। और अगर लंबे समय से टिटनेस का टीका नहीं लगा है तो टिटनेस का टीका लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट है, चोट लगने के बाद लगाए जाने वाला एंटी टिटनेस सीरम। ये जैसे ही किसी भी कारण से चोट लगती है तो टिटनेस के टीके के रूप में ये सीरम लगाया जाता है, जो एंटी टिटनेस, मतलब जो टिटनेस का रोगाणु है उसका एंटी है। तो इस एटीएस का टीका टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है। टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टिटनेस से बचाव के लिए फिर वही बात है कि टिटनेस टॉक्साइड लगाया जाता है। डीपीटी में जो टी है टिटनेस रिलेटेड है, टीडी में टिटनेस और डिप्थीरिया होता है, एटीएस में ऊपर पड़ा है एंटी टिटनेस सीरम। तो ये सारे वैक्सीन टिटनेस से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है, टिटनेस के टीके के बारे में क्या सही है? टिटनेस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये फैलता है को काट लो, नहीं फैलता है, सही बात है, नहीं फैलता है। टिटनेस का रोगाणु घाव के माध्यम से प्रवेश करता है, ये अभी पढ़ चुके हैं। जहाँ से त्वचा कटेगी वहीं से एंट्री कर लेगा। टिटनेस का जीवाणु, ये ध्यान रखना, कौन जीवाणु से होता है? जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। कौन विषाणु से होता है? विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, ये ध्यान रखना है। टिटनेस का जीवाणु एक विषैला पदार्थ स्रावित करता है, जिससे तंत्रिका कोशिकाएं खराब हो जाती है। तो ये बताया है तंत्रिका कोशिकाएं खराब होती है, और कौन सी वाली होती है ये भी ध्यान रखना है। चालक तंत्रिका कोशिकाएं, जिनको मोटर तंत्रिका कोशिका कहते हैं, वो खराब होती है। टिटनेस का बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी एक विषैला पदार्थ टिटेनोस्पाज्मिन स्रावित करता है। ये कौन सी तंत्रिकाओं न्यूरॉन्स को खराब करता है? तो मोटर न्यूरॉन्स को खराब करता है, चालक तंत्रिका कोशिकाओं को खराब करता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला टीका कौन सा है? तो ये संसार में सबसे पहले डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर साहब, उन्होंने चेचक का टीका बनाया था लगभग 1796 के लगभग, 1800 से भी पहले। तो ये संसार का पहला वैक्सीन है, इसको ध्यान रखें। विश्व का पहला टीका किसने बनाया? तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ही बनाया। और किस रोग का बनाया? तो चेचक का बनाया। चेचक
चेचक में शरीर पर जो खसरे की तरह ही जो माता जी निकलती है वैसे ही बहुत सारे लाल रंग के चकते होते थे। और उस चकतों की जगह पर चकते जब सही हो जाते, वैसे तो मृत्यु हो जाती है और मृत्यु नहीं होती, बचते लोग, तो जहाँ से चकता बना है वहाँ पर त्वचा में गड्ढा हो जाता था। तो ये बहुत गंभीर, गांव के गांव खाली हो जाते थे इस रोग से। एडवर्ड जेनर साहब ने इस रोग का पहला टीका बनाया है। और कोरोना रोग किससे होता है? तो विषाणु या वायरस से होता है। कोरोना तो रिसेंटली हमने देखा है। टीका क्या काम करता है? तो हम जान चुके हैं कि जो टीका है वो रोगों से बचाव करता है, बीमारी का उपचार नहीं करता टीका। बीमारी होने के बाद टीका काम नहीं करता। टीका पहले जाके तैयारी करता है कि फलना टाइप का रोगाणु आया, अगर रोगाणु टोपी पहन के आया है ऐसी, या कांटे लगा के आया है, तो इस रोगाणु को आते ही इस रोगाणु को किस बंदूक से मारना है, किस रसायन से मारना है। ये जैसे कोरोना आया था, तो ये काम करता है टीका। रोगाणु के संक्रमण में सहयोग थोड़ी करता है, संक्रमण में सहयोग तो फैलने वाला काम हो गया। धन्यवाद साथियों।